दोस्तों, मैं आपको आज मर्ग धारा 174 CRPC और जिसकी नई धारा है 194 BNSS इसके बारे में बताऊंगा। जब कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु फांसी लगाने से हो जाती है और उसकी मृत्यु की सूचना थाने पर दी जाती है, तो मर्ग कायम पर जांच के लिए पुलिस अधिकारी वहां पर जाएगा। पुलिस अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करेगा और सफीना फार्म जारी करेगा। सफीना फार्म में के मुताबिक 2 या 3 या 5 लोग वहाँ पर जब उपस्थित होंगे तब उनके सामने पंचायतनामा लेना प्रारंभ करेगा। पंचायतनामा लेते समय उसने यदि पंखे से फांसी लगाई है तो वहाँ पर नाप तोल करेगा कि फर्श से पंखे की दूरी और पंखे से उसकी गर्दन की दूरी और रस्सी से लगाया है या चुन्नी से लगाया है या दुपट्टे से लगाया है, और जिस चीज़ से भी उसने फांसी लगाई है उन चीज़ों को वहीं पर जब्त करना है, सीज करना है, जब्ती पत्रक तैयार करना है। ये नहीं कि एक थैली में रख कर थाने ले आए। ये विधि के अनुसार नहीं है, ये प्रोसीजर नहीं है। आपको वहीं पर जब्ती पत्रक तैयार करना है। अब उसका पंचायतनामा जब लाश लेंगे तो उसकी स्थिति कैसे दर्शाएंगे कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं का उसमें इस तरह से उल्लेख आना चाहिए कि पूरा दिशा में उसका सर है कि हाथ है, पाँव किस तरफ है, क्या है, ये स्थिति हो गई है। फिर उसका पहनावा, उसने कौन से कपड़े पहने हैं ये आपने को लिखना है, और उसकी चोटें। तो जब पंचायतनामा लेते समय लाश को बारीकी से उलट पलट कर देखना जरूरी है। एक औपचारिकता नहीं निभाना है। कभी कभी जो संवेदनशील जगह है वहाँ पर चोटें होती हैं, लेकिन जांच अधिकारी लापरवाही करते हुए ठीक से लाश का मुआयना नहीं करता, जो एक गंभीर मामला बन जाता है। इसलिए लाश को अच्छी तरह से उलट पलट कर देखना है, और उसमें कई चोटें हैं तो ठीक, और नहीं लिखना है कि शरीर में कहीं भी कोई चोटें नहीं पाई गई है। उसके बाद पंचों की राय क्या है। पंचों की राय से ये प्रथम दृष्टया तो यही लिखा जाएगा कि फांसी से मृत्यु होना पाया गया। फिर पंचों की राय से सहमत तो होगा, लेकिन मृत्यु का स्पष्ट कारण ज्ञात करने के लिए उसका PM कराना उचित समझता हूँ। उसके बाद लाश को PM कराने एक आरक्षक को नियुक्त करेंगे, और आरक्षक को PM फार्म पंचायतनामा भरकर देंगे, और आरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और उसका PM कराने के लिए निवेदन करेंगे। तो डॉक्टर साहब उसको PM हाउस में रखवाएंगे, डेड हाउस या मर्चुरी हाउस, और वहाँ पर PM करने के बाद बिस्रा अगर जब्त करना हो तो डॉक्टर साहब बिस्रा जब्त करेंगे, और आरक्षक कर्तव्य है कि PM के बाद लाश अंतिम संस्कार उसके वारिसदारान जो है परिवार के लिए उनके सुपुर्द करेंगे और पावती लेगा। ये जवान का कर्तव्य है, जांच अधिकारी का नहीं। और बिस्रा जो है जब्त किया गया है उसको लाकर जवान थाने में लाएगा, और फिर वहाँ पर जो भी प्रधान आरक्षण लेखक होंगे उसको उसी समय जब्त करेंगे और अपने मालखाना रजिस्टर में इंदराज उस समय करके और मालखाने में रख देंगे। उसके बाद उसके कथन लिए जाएंगे। कथन किसके लेना जरूरी है? जो महिला है तो उसकी माँ, उसके पिता, और ये दोनों नहीं है तो भाई, और उसके पति और उसके सास ससुर, इनके कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं।
एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि जब पंचायतनामा लेते हैं तो उसमें जो 5 लोगों के नाम लिखते हैं तो उन्हीं लोगों के नाम लिखें जो उसके परिवार से संबंधित हो। जैसे उसका पिता है, भाई है और मामा है और चाचा है। और जब अगर महिला है और उसके मायके पक्ष के हैं तो 2 या 3 लोग उनके भी होना चाहिए। ठीक है, अब उस आगे बढ़कर बताते हैं कि कथन किस किस के लेना चाहिए। मैंने आपको बता ही दिया है। फिर कथन के बाद पीएम रिपोर्ट। तो पीएम रिपोर्ट में अगर डॉक्टर साहब ने हैंगिंग लिखा है तो ये माना जाएगा कि फांसी लगाकर मृत्यु हुई है। लेकिन मृत्यु क्यों हुई है ये कारण डॉक्टर साहब नहीं बता सकते। डॉक्टर सिर्फ यही बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु फांसी लगने से हुई है। अब इसमें 2 स्थिति पैदा होती हैं। या तो उस व्यक्ति ने अपनी कुछ परेशानी के कारण, उसकी बीमारी या आर्थिक स्थिति खराब होने या अन्य कारण से स्वयं फांसी लगाई हो, या उसको किसी ने उत्प्रेरित किया हो, एक्साइटेड किया हो कि किसी का उस पर कर्जा है, उस पर किसी का कर्जा है और वो बार बार उसको मानसिक प्रताड़ना दे रहा है और उसने आत्महत्या कर ली। इसीलिए तो यहाँ पर धारा एफआईआर होगी, धारा 306 CRPC। खैर जो भी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। इसके बाद जांच रिपोर्ट में, पीएम जांच रिपोर्ट में यदि हैंगिंग आया है तो बिसरा FSL जांच के लिए भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस डॉक्टर साहब ने पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हैंगिंग अभिमत दे दिया है। ऐसी स्थिति में बिसरा जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब रही बात, अधिकतर मर्ग 1 माह से लेकर 10 साल तक पेंडिंग रहते हैं। उसके कारण क्या है कि जो प्रथम जांच अधिकारी है उसके द्वारा समय पर पीएम रिपोर्ट प्राप्त न करना, या जब्ती में अपने हस्ताक्षर उसके हस्ताक्षर न होना, या फार्म को पूरी तरह से न भरना, या कुछ और भी जो औपचारिकताएं वो पूरी नहीं करना। इस कारण जब उसका ट्रांसफ़र हो जाता है या वो डायरी दूसरे को दी जाती है तो वो भी एक औपचारिकता पूरी करता है, औपचारिक रूप से वो पर्चे काटता रहता है और एक दिन वो डायरी बहुत मोटी हो जाती है। जैसे 3-4 साल हो जाते हैं और 4-5 साल बाद जब और किसी जांच अधिकारी को डायरी मिलती है तो डायरी देखकर वो बहुत मोटी हो जाती है और उस डायरी को देखकर जांच अधिकारी को ये लगता है कि पता नहीं इसमें क्या क्या लिखा होगा। अगर वो थोड़ा ज्ञानी होंगे तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सिर्फ 5-10 मिनट में उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और थोड़ा कमज़ोर होंगे तो उनको महीने भर लग जाएगा, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, उसको तो डायरी बस्ते में बंद करके रख दें। तो मैं इसका थोड़ा प्रोसीजर बता रहा हूँ कि सबसे पहले पीएम रिपोर्ट देखना चाहिए। जैसे आपके पास कोई मर्ग डायरी 8 साल 10 साल पुरानी हो तो सबसे पहले आपको पीएम रिपोर्ट देखना चाहिए। अगर उसमें हैंगिंग आया है तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किसी फांसी लगाने से मृत्यु हुई है। तो आपके मन में ये प्रश्न पैदा होगा किसी ने फांसी क्यों लगाई, स्वयं लगाई या किसी के द्वारा वो मानसिक रूप से परेशान किया हुआ, उत्प्रेरणा दी गई हो इसलिए लगाई। तो इसके लिए आपको उसके, अगर फीमेल मेल है तो उसके सबसे पहले उसकी पत्नी का बयान सबसे महत्वपूर्ण, उसकी पत्नी का बयान, फिर उसके माता पिता का बयान महत्व रखता है। अगर फीमेल है तो उसके पति और उसके माँ और पिता का बयान बहुत ज़रूरी है, इन दोनों में से एक। अगर माता पिता नहीं है तो उसके भाई या उसके बहन, इनका कथन लेना बहुत आवश्यक होता है और उनके कथनों से मालूम पड़ जाएगा, पूरा जो पिक्चर है सामने आ जाएगी कि इसकी मृत्यु
इसने मानसिक रूप से खुद परेशान होकर आत्महत्या की है या किसी अन्य के द्वारा परेशान करने पर इसकी मृत्यु हुई है। तो ये आपको स्पष्ट मालूम हो जाएगा। बस दो ही चीज़ें देखनी है आपने, पीएम रिपोर्ट और उसके खास पति या पत्नी, माता या पिता, भाई या बहन, इनके कथन देखने हो। इसके लिए अगर किसी और को कोई जानकारी हो, अगर इन्हें ये नहीं मालूम है किसको उकसाया गया है और किसी और को मालूम हो, तो या उसके पास सुसाइड नोट हो, तो वो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। यानी सुसाइड नोट में अगर उसने किसी के खिलाफ लिखा है तो एफआईआर होगी। मैंने आपको ये जानकारी दी, और ये आपको जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और मैं आपको अंत में ये बताना चाह रहा हूँ, मर्ग का मतलब क्या होता है। हम मर्ग मर्ग तो कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं। लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और शेयर करना, कमेंट करना आपके ऊपर है। आप करें नहीं करें, करें तो और अच्छी बात है। मर्ग का मतलब होता है मृत्यु। तो मृत्यु तो सभी की होती है, कोई बीमारी से अपने घर में मृत्यु हो जाती है, ये सामान्य मृत्यु होती है। आकस्मिक मृत्यु को मर्ग कहते हैं। तो ठीक लगाओ तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।